ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 अपलोडेड है, आप पढ़ लिए होंगे। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लाने में डिले हुआ है, लेकिन जल्दी जल्दी आ जाएगा, जल्दी जल्दी कंप्लीट करवा देंगे। डोंट वरी, आपको टेंशन नहीं लेना है। बस जो जो सब्जेक्ट होता जा रहा है, जैसे मॉम का 4-5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, लगभग अच्छा टाइमिंग का है। ठीक है, तो उतना पढ़ लीजिएगा। फिर जैसे जैसे होते जा रहा है हम करते जा रहे हैं। शॉर्ट वीडियो भी डाला गया है, जो टेक्निकल और हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग का जो भी इक्विपमेंट है, और फुल वीडियो को कोशिश करेंगे जल्द से जल्द अपलोड करने का। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट अभी। अच्छा, इसके पहले हम टर्म एंड कंडीशन बताए थे, उसको थोड़ा सा पहले दिखा देते हैं ना। देखिए, ऐसा देखे होंगे आप, इसके बारे में चर्चा चलने वाले थे। एक सेकेंड, कर्व के पिछले बार हम कर्व के बारे में पढ़ाए थे, कैमर के बारे में पढ़ाए थे, और बहुत सारे टर्म पढ़ाए थे। तो यहाँ पे 2-3 चीज दिखा देते हैं। पहले सबसे पहले कर्व के बारे में बताते हैं। तो ये जो बाउंड्री दिख रहा होगा व्हाइट और ब्लैक पैचेज वाला, ठीक है, ऊपर वाला मत देखिए, ये फ्लाईओवर का जो बीच में फिलिंग रहता है ना, उसको रोकने के लिए ये वाला है। तो इसके बारे में नहीं, ये जो बाउंड्री आपको दिख रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट पैचेज है। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट पैचेज है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, KERV कर्व बोलते हैं। ठीक है, इसी को कर्व, ये रोड के दोनों साइड दिए जाते हैं, रोड के दोनों साइड दिए जाते हैं, और ये अलग अलग हाइट के होते हैं। 3 टाइप के पढ़ने हैं, तो आगे जब कर्व पढ़ाएंगे उस टाइम हम बताएंगे इसके बारे में क्लासिफिकेशन। अभी सिर्फ जान लीजिए कर्व क्या है। तो रोड के दोनों साइड इस तरह से बाउंड्री दिया जाता है, इस तरह से बाउंड्री दिया जाता है, उसी को कर्व बोला जाता है। ठीक है, अब आते दूसरा टर्म जिसको हम कैम्बर या क्रॉस स्लोप बोल रहे थे। तो ये बीच में देखिएगा रोड का ये विड्थ हो गया, यहाँ से यहाँ ये रोड का विड्थ हो गया। तो विड्थ के अलोंग देखिएगा, तो विड्थ में क्या देखिएगा कि यहाँ पे इस तरह से देखिएगा, इस तरह से स्लोप है ना, दिख रहा है। चलिए इसको मिटा के फिर से दिखाते हैं। ये व्हाइट पैचेज दिख रहा है आपको, इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे दिखेगा इस तरह से ढुला हुआ है, यहाँ पे देखिएगा इस तरह से ढुला हुआ है। और इसको आगे बढ़ाते थोड़ा सा देखिए, है ना, नीचे की ओर ढुला हुआ, ऐसे तरह दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि इस तरह से ढुला हुआ है नीचे की ओर। इधर देखिए इस तरह से ढुला हुआ है, दिख गया। तो यही है क्या है कि क्रॉस स्लोप है। इसी स्लोप को क्या बोलते हैं, क्रॉस स्लोप, या इसको कैम्बर बोलते हैं। अगर इसको हम विड्थ से मिला दे तो आपका देखिएगा जब हम पढ़ाएंगे थ्योरी में, बुक में, कॉपी में, नोट्स में, तो देखिएगा इसी को इस तरह से बनाएंगे। तो यही वाला हाइट पॉइंट हो गया, ये वाला आपका विड्थ हो गया, ये दोनों क्या है, स्लोप है। तो आप समझ जाइएगा कौन सा है, क्योंकि इस तरह से जब बनाते हैं ना, कॉपी में, नोट्स में होगा, तो लोग समझ ही नहीं पाता कि रोड पे ऐसा कहाँ स्ट्रक्चर देखें। तो ये स्ट्रक्चर ये वाला नहीं है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये स्लोप हो गया दोनों साइड, ये विड्थ है। तब ये डॉट डॉट से जो है दिखा रहे हैं, इसको पेन चेंज कर दे, देखिए पेन चेंज कर देते, ब्लू कर देते, ये क्या है आपका ब्लू वाला विड्थ है। तो यहाँ पे जब बनाएंगे तो ये विड्थ रहेगा, और रेड वाला स्लोप है, तो रेड वाला स्लोप ये वाला यहाँ पे दे। तो कॉपी में 2D में ऐसे दिखाएंगे ना, इस तरह से दिखाएंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कैम्बर। इसी को क्या बोलते हैं, कैम्बर या क्रॉस स्लोप। इसका मेन पर्पस क्या होता है कि ड्रेनेज जब होगा, जब रेनफॉल होगा, तो ये पानी क्या कर जाए, ड्रेन कर जाए, वाटर ड्रेन कर जाए। ठीक है, ड्रेनेज पर्पस से हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, कैम्बर का, क्लियर। और दूसरा भी इसका यूज है कैम्बर देने का, कि जब गाड़ी जाएगा इधर से, मान लीजिए इधर से गाड़ी जाएगा, तो बीच में ऊंचा रहेगा तो ये अपने ही लाइन में रहेगा। अगर ये फ्लैट रहता, प्लेन रहता, तो ये गाड़ी है जो इस लाइन में भी आ सकता था। ठीक है, मोशन में जब गाड़ी रहेगा, स्पीड में रहेगा, तो क्या हो सकता था कि आगे इधर उधर भी हो सकता था। लेकिन जब ढुलाव रहेगा तो ये अपने लेन में क्या करेगा, अपने लेन में ही ये चलते रहेगा। ठीक है, तो ये भी पर्पस इसका होता है, ये कैम्बर देने का। ठीक है, क्रॉस स्लोप दे। लेकिन जो मेन पर्पस है वो क्या होता है, रेनफॉल ड्रेन का। ठीक है, जो वर्षा का पानी पड़ेगा वो ड्रेनेज हो जाए रोड पर से, नहीं तो आपका रोड क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, पानी जमा रहेगा तो। ठीक है, तो ये 2 चीज सीख गया। तीसरा चीज सिखाना है हमको, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या है, यहाँ पे देख रहे होंगे कि रोड यहाँ पे देखिएगा ढुलाव हो गया है ना, रोड क्या है देखिएगा यहाँ पे ढुलाव है। तो यही है आपका ग्रेडियंट, इसी को बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। क्लियर, चलिए तो ये चीज सीख गए। अब आते हैं अपना टॉपिक पे। अच्छा, ये तो टॉपिक ही बहुत ही आसान टॉपिक, मतलब सॉरी, इसको आपको खुद से याद करना है। ठीक है, आपको याद करना है, हम बस समझा देते हैं। ये आपका जब रोड बना है, तो रोड बना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। डिपार्टमेंट बनाया गया इसलिए ताकि उसका मेंटेनेंस हो सके, उस पर रिसर्च हो सके, उसका डेवलपमेंट के लिए
ठीक है। तो हर एक चीज के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है, ठीक है। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, उसमें क्या रूल रेगुलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट है यहाँ पे, अलग अलग उसका डेट है एस्टैब्लिश होने का, उसको पूछा जाता है। जैसे जयकार कमेटी कब एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, तो 1927 में। तो इस तरह से आपको याद कर लेने, एक बार हम पढ़ देते हैं सिर्फ, फिर उसके बाद आगे वाला टॉपिक पे बढ़ते हैं। जयकार कमेटी के बारे में, तो जयकार कमेटी कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था या कब स्थापित हुआ था, ठीक है, तो 1927 में। सेंट्रल रोड फंड 1929 में। इंडियन रोड कांग्रेस आईआरसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी आपको जैसे आरसीसी में कोड चलता होगा उसी तरह से इसका भी चलता है कोड, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का, बिल्डिंग का कोड, अलग अलग कोड होता है सभी, लेकिन आरसीसी में ज़्यादा यूज होता है, इसलिए टीचर लोग कॉलेज से बोले होंगे निकलवा लेने के लिए, या हम भी आपको ग्रुप में भेजे होंगे, ठीक है। लेकिन इसका यूज उतना नहीं है, यहाँ पे जो यूज होने वाला वो आपको यहाँ नोट में ही मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स में ही आपको जो कोड यूज होने वाला उसका यहाँ पे डाटा मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका कोड फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं आईआरसी, मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट 1939 में आया था और मॉडिफाइड 1998 में हुआ था। कुछ दिन पहले भी एक मोटर व्हीकल एक्ट आया 2024 में, जिसमें क्या 1 तारीख से 3 तारीख तक ड्राइवर लोग आंदोलन किया था, ठीक है, उस एक्ट के खिलाफ, ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ, जो जाम लगाया था, मतलब गाड़ी सब बंद कर लिया था और रोड पे उतर आया था, ठीक है। तो यही मोटर व्हीकल एक्ट आया था नहीं, मतलब आने वाला था, उसी का विरोध कर रहा था, ठीक है। चलिए, तो ये इसमें मोटर व्हीकल एक्ट क्या है, आपको रूल एंड रेगुलेशन के बारे में, ठीक है। चलिए, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट 1950 में और नेशनल हाईवे एक्ट 1956 में, हाईवे रिसर्च बोर्ड 1973, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपका 1988 में, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम 1998 में। इस तरह से कुछ 9-10 आया था, डिपार्टमेंट बना है, उसको आपको याद कर लेने, और कब बना था उसको भी याद कर लेने, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें ईस्ट टू वेस्ट में कॉरिडोर कहां से कहां तक है, सिलाचीर टू पोरबंदर। एनएस जो नॉर्थ टू साउथ में जो आपका रोड है वो कहां से कहां तक है। अब सबसे जो नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर है वो कश्मीर टू कन्याकुमारी है। लॉन्गेस्ट एनएच की बात करें, सबसे लॉन्गेस्ट एनएच कौन है, तो एनएच 44 है। ये अभी अच्छा पहले चलता था 20 वर्षीय योजना चलता था, ठीक है। जैसे फर्स्ट 20 ईयर प्लान, सेकेंड 20 ईयर प्लान, थर्ड 20 ईयर प्लान। फर्स्ट 20 ईयर प्लान, सेकेंड 20 ईयर प्लान, थर्ड 20 ईयर प्लान पढ़े होंगे। तो पहले 20 वर्ष योजना चलता था, अब ऐसा नहीं चलता। अब क्या चलता है, प्रोजेक्ट चलता है। जैसे आप सुने होंगे 2-3 प्रोजेक्ट का नाम सुने होंगे, सागरमाला प्रोजेक्ट सुने होंगे, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट सुने होंगे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ प्रोजेक्ट अब चलता है, पहले 20 ईयर प्लान चलता था। तो उसी के तहत NH 44 जो है आपका लॉन्गेस्ट NH बन चुका है। लेकिन पहले ये क्या था, NH 7 था, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पहले पूछा जाता कि सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे रोड कौन सा है, तो NH 7 था पहले, लेकिन अब कौन सा हो गया है, 44, NH 44, नेशनल हाईवे 44 है जो अभी का सबसे लॉन्गेस्ट है, ठीक है। शॉर्टेस्ट की बात करें तो NH 47A है, ठीक है। सबसे छोटा नेशनल हाईवे जो है वो 47A है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ रोड की बारे में बात कर लेते हैं। नन अर्बन रोड, अर्बन रोड। नन अर्बन रोड में नेशनल हाईवे रोड, स्टेट हाईवे रोड, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड है। यहाँ पे नेशनल हाईवे रोड को NH बोला जाता है, स्टेट हाईवे रोड को SH बोला जाता है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को MDR बोला जाता है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड को ODR बोला जाता है, विलेज रोड को VR बोला जाता है, ठीक है। तो नन अर्बन रोड जो है 1, 2, 3, 4, 5 तरह से क्लासिफाई किया गया है, जिसमें नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है, विलेज रोड है। अब यहाँ पे इसको हम उतना इम्पोर्टेंट नहीं था ये, इसलिए इसको हम डिफाइन नहीं किए थे। लेकिन
आप अगर चाहते हैं कि इसको डिफाइन भी कर ले तो हम बोलते जाते हैं, 2-4 पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि नेशनल हाईवे लिखने को आएगा कि नेशनल हाईवे क्या है, तो क्या क्या लिखना है। तो पहले तो लिखना है इट इज डिनोटेड एज एनएच, एनएच को नेशनल हाईवे। फिर लिखना है अगर मेजर पोर्ट को अगर कनेक्ट करता है, मेजर पोर्ट मतलब समझते हैं ना बंदरगाह, अगर मेजर पोर्ट को जो रोड कनेक्ट करता है उसको हम लोग नेशनल हाईवे बोलेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट में लिख लीजिएगा, हम यहाँ पे पॉइंट वाइज कर देते, बाकी आप खुद डिफिनेशन बना लीजिएगा कि जो रोड कनेक्ट करेगा किसको, रोड कनेक्टिंग, ऐसे बोलेंगे लिखने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, हम बोलते हैं, आप लिख लीजिएगा रोड कनेक्टिंग मेजर पोर्ट। ठीक है, मेजर पोर्ट को जो रोड कनेक्ट करता है उसको नेशनल हाईवे कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिएगा लार्ज कैपिटल ऑफ लार्ज स्टेट, उसको अगर उसको कनेक्ट करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल हाईवे बोलते हैं। ठीक है, और लार्ज इंडस्ट्री एंड टूरिस्ट सेंटर को अगर कनेक्ट करता है रोड तो उसको नेशनल हाईवे बोलते हैं। ठीक है, फॉरेन रोड हो गया उसको नेशनल हाईवे रोड कहते हैं। तो इस तरह से 2-4 पॉइंट आप ऐड कर लीजिएगा, अगर नोट्स निकलवाएं या अगर पीडीएफ निकलवाए होंगे तो उसी में नोट कर लीजिएगा। छोटा छोटा पॉइंट है कि जो मेजर पोर्ट को कनेक्ट करता है उसको नेशनल हाईवे कहते हैं, लार्ज स्टेट के कैपिटल को जो कनेक्ट करता है उसको नेशनल हाईवे रोड कहते हैं। ठीक है, लार्ज इंडस्ट्री और टूरिस्ट सेंटर को जो रोड कनेक्ट करता है उसको नेशनल हाईवे कहते हैं, फॉरेन रोड्स को नेशनल हाईवे रोड कहते हैं। नेशनल हाईवे वाला हो गया। अब आते हैं स्टेट हाईवे वाला में। स्टेट हाईवे वाला में कौन कौन सा हो जाएगा, तो ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर रोड रहते हैं। ठीक है, स्टेट हाईवे जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहते हैं। कनेक्टिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को कनेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, स्टेट हाईवे बोलते हैं। इसको एसएच से डिनोट करते हैं, एसएच लिखते हैं। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं, एनएच लिखते हैं। क्लियर, चलिए मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक सेकेंड, एसएच में क्या लिखे हैं, जो आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को कनेक्ट करता है। ठीक है, उसी तरह से मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को एमडीआर से बोलते हैं, एमडीआर। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये जो एमडीआर होता है यानी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड होता है वो कनेक्ट करता है किसको किसको, मेजर रोड और मेन हाईवे को। ठीक है, और किसको कनेक्ट करता है, प्रोडक्शन एरिया को और मार्केट को कनेक्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। अदर डिस्ट्रिक्ट की बात कर, रूरल एरिया ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट को जो कनेक्ट करता है उसको ओडीआर बोलते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड बोलते हैं। इट कनेक्ट ब्लॉक हेडक्वार्टर, अगर ब्लॉक हेडक्वार्टर को कनेक्ट करता है तो उसको हम लोग ओडीआर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। विलेज रोड क्या हो गया, विलेज टू विलेज जो कनेक्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलेज रोड कहते हैं। तो इस तरह से, अच्छा ऐसा कीजिएगा, इसका हम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे आपको। ठीक है, आप देख देख के लिख लीजिएगा। अर्बन रोड में आते हैं, एक्सप्रेसवे हो गया, आर्टेरियल रोड हो गया, सब आर्टेरियल रोड हो गया, कलेक्टर रोड हो गया, लोकल स्ट्रीट हो गया। ठीक है, एक्सप्रेसवे में सुने होंगे आप, एक्सप्रेसवे के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। एक्सप्रेसवे होता है कि जिसमें आपको जो स्पीड है उस ऐसे, पहले तो इसका होता है कि जैसे मान लीजिए एक रोड जा रहा है तो उस रोड से आप मतलब अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग एंट्री ले सकते हैं या एग्जिस्ट हो सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेसवे पे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दूसरी चीज उसमें आपका स्पीड सेम होना चाहिए। अगर एक लाइन में, जैसे एक लाइन है इस तरह से लेन बना होता है, तो अगर इसमें 100 किलोमीटर पर आवर से है तो इसमें सारी गाड़ी जो जा रही है सभी का जो स्पीड होना चाहिए 100 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। इसमें 80 का डिजाइनिंग है तो इसमें प्रत्येक गाड़ी का जो होना चाहिए वो, इसमें नेशनल एक्सप्रेसवे में 100 से ऊपर ही रहता है, जो डिजाइन स्पीड होता है 100 से ऊपर ही होता है। ठीक है, तो इसको 120 लिख लेते, 120 किलोमीटर पर आवर से इसमें जा रही है। ठीक है, सुने होंगे ऐसा कि बहुत सारी गाड़ियां एक साथ एक्सीडेंट कर गई है। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल होता है, जैसे सब गाड़ी यहाँ पे जो जा रही थी सबका स्पीड क्या था, 100 किलोमीटर पर आवर था। अब एक अचानक रुका, बस पीछे से सब धनाधन टकरा रहा है एक दूसरे से। ठीक है, तो यही कारण है कि सुने होंगे कि एक साथ बहुत सारा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, तो कहां पे होता है, एक्सप्रेसवे पे होता है, क्योंकि उस लेन में सभी गाड़ी का स्पीड क्या होगा, सेम होगा। अगर एक गो टकराया, एक गो किसी वजह से रुका, ठीक है, तो सब गाड़ी इसको क्या कर देगा, पिछला गाड़ी सब एक दूसरे से क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा। तो यही कारण है कि एक साथ बहुत सारा एक्सीडेंट हो जाता है। अब उसका
बताते हैं कि कैसे यहाँ पे रोड जो कनेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए पहले चलते हैं दोनों रोड के लिए, नन अर्बन अर्बन दोनों के लिए ये वाला डायग्राम है, ठीक है। अगर हम पहले किसको लेके चले, नन अर्बन को लेके चलते हैं। नन अर्बन में क्या था, पहले एनएच था, तो एनएच से जो कनेक्ट निकल रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एसएच। एसएच से क्या निकलेगा, एमडीआर। एमडीआर से क्या निकलेगा, ओडीआर। ओडीआर से क्या निकलेगा, विलेज रोड। ये किसका हो गया, रेड वाला जो रेड वाला जो लगाए हैं यहाँ पे, ये किसके लिए, नन अर्बन के लिए है। ये किसके लिए है, नन अर्बन के लिए। उसके बाद अर्बन वाला के लिए दूसरे पेन से बना देते हैं। एनएच के बाद एसएच, एनएच से जो कनेक्टेड है एसएच, एसएच जो कनेक्टेड है एमडीआर, एमडीआर से जो कनेक्टेड है ओडीआर, ओडीआर से जो कनेक्टेड है वीआर। अब यहाँ पे दूसरा पेन उठाते हैं, ये अर्बन के लिए एक्सप्रेसवे, एक्सप्रेसवे से आर्टेरियल, आर्टेरियल से सब आर्टेरियल, सब आर्टेरियल से कोलेक्टरल, कोलेक्टरल से लोकल, ठीक है। तो ये आपका हो गया अर्बन रोड के लिए। तो इस तरह से इसका क्या है, क्लासिफिकेशन है। बाकी अगर इसका डिफिनीशन है तो वैसे नोट्स में भी कहीं मिल सकता है, ऐसे हम भेज देंगे, ठीक है। इसको आप क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, थोड़ा सा डिफाइन करने में अच्छा रहेगा, ठीक है। अब आते हैं डिफरेंट 20 ईयर प्लान के बारे में। डिफरेंट 20 ईयर प्लान, जैसे यहाँ पे पहले क्या था ना, योजना बना के किया। जैसे अभी आप देखते होंगे पंचवर्षीय योजना, जैसे मुखिया का या सीएम का आपका या पीएम का आपका 5 वर्ष का योजना चल रहा है ना। 5 वर्ष में फिर चुनाव होता है, फिर नए मंत्री या वही मंत्री बनते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी एक प्लान बनाया गया था, 20 वर्षीय योजना, ठीक है, जिसको हम लोग फर्स्ट 20 ईयर प्लान, फिर सेकेंड 20 ईयर प्लान, थर्ड 20 ईयर प्लान। 20 साल में आपको कितना रोड बनाना है, कितना डेवलपमेंट करना है, ठीक है, कितना स्पीड देना है, ये सब सारी चीज डिफाइन किया जाता था, ठीक है, और उसी पे वो वर्क करता था। तो चलिए इसी के बारे में समझते, तीनों ईयर के बारे में कि कौन कौन से ईयर में कौन कौन से प्लान बना, कितना किलोमीटर रोड बना, कब बना, ठीक है, यही सब के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ईयर इस तरह से डाटा बना दिए, इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम एक ही में बना दिए ताकि समझाना आसान हो जाए, इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट 20 ईयर प्लान का नाम क्या था, पहला पॉइंट, फर्स्ट 20 ईयर का प्लान का नाम क्या था, तो नागपुर प्लान, ठीक है। सेकेंड 20 ईयर प्लान का क्या नाम था, बम्बई प्लान। और थर्ड 20 ईयर का क्या प्लान था, लखनऊ प्लान। अब आते हैं ईयर, कौन से ईयर में हुआ था, तो 1943 से 1963 इसका क्या था, एम मतलब कि टारगेट था कि 1943 से 63 तक हम बनाएंगे। लेकिन ये कंप्लीट हो गया 2 साल पहले 1961 में, ठीक है, 2 साल पहले ही कंप्लीट हो गया। फिर आते हैं जो 20 ईयर प्लान है, सेकेंड 20 ईयर प्लान, वो 1961 to 81 तक था, तो ये अपने ही टाइम पे कंप्लीट हुआ। 1981 to 2001 तक था। तो ईयर की बात कर लिए, ठीक है। अब रोड डेंसिटी की बात करते हैं। पहले तो ये जान लेते कि रोड डेंसिटी है क्या, ठीक है। तो रोड डेंसिटी जो होता है पर एरिया पर यूनिट लेंथ। अगर एक मान लीजिए कोई एरिया आप सेलेक्ट कर रहे हैं, उसमें कितना रोड लेंथ बना है, ठीक है, पर यूनिट एरिया, रोड लेंथ पर यूनिट एरिया, एक एरिया में कितना रोड लेंथ बना है। यानी 100 किलोमीटर एरिया में कितना बनाना था, 16 किलोमीटर रोड बनाना था, ठीक है। ये इतना ही रोड बना भी था, ठीक है। सेकेंड वाला में 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितना किलोमीटर रोड बनाना था, 32 किलोमीटर। यहाँ 100 किलोमीटर स्क्वायर में कितना था, 82 किलोमीटर, ठीक है। तो यही है इसका क्या था, रोड डेंसिटी। 100 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया एक यूनिट ले रहा है, जिसमें 16 किलोमीटर रोड बनाना था, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोड डेंसिटी बोलते हैं। एक्सप्रेसवे इसमें डिफाइन नहीं किया गया था, इसमें एक्सप्रेसवे नहीं बनाया गया था, इसमें 16 किलोमीटर बनाया गया था, इसमें 2000 किलोमीटर बनाया गया था। फर्स्ट में एक्सप्रेसवे नहीं बनाया गया था, सेकेंड में बनाया गया था और थर्ड में बनाया गया था। रोड पैटर्न की बात करें, आगे पढ़ना भी है, अभी जस्ट पढ़ा रहे हैं। रोड पैटर्न स्टार एंड ग्रिड पैटर्न था, इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं किया था, इसमें भी स्टार एंड स्क्वायर एंड ग्रिड पैटर्न था। फ्यूचर अलाउंस की बात करें तो इसमें 50% था, इसमें 5%, इसमें नील। रोड क्लासिफिकेशन, देखिए यहाँ पे रोड क्लासिफिकेशन फर्स्ट 20 ईयर प्लान में कौन कौन सा रोड का क्लासिफाई किया गया था, सेकेंड में कौन सा, थर्ड में कौन सा। तो इसमें एनएच, एसएच, एमडीआर, ओडीआर और विलेज रोड,
इसमें भी NH, SH, MDR, अदर रोड, विलेज रोड। इसमें एक चीज नया ऐड हुआ था जो था सिर्फ एक्सप्रेस वे, बाकी इसमें भी सब वही रहेगा NH, SH और आपका ODR, MDR। इसमें क्लासिफाई कर दिया इस तरह से, प्राइमरी रोड करके, सेकेंडरी रोड करके और टर्शियरी रोड करके। प्राइमरी रोड की बात करें तो एक्सप्रेसवे NH, इसमें SH, MDR, इसमें ODR, VR यानी विलेज रोड। ठीक है, बस यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी रोड के बारे में क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। प्राइमरी में 2 गो के ले लिया, सेकेंडरी में और टर्शियरी में 2 गो के ले लिया। ठीक है, इस तरह मतलब डिवाइड कर दिया कि एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे को हम लोग प्राइमरी रोड कहेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये आपका, अब इसी को देखिए, ये कितना अच्छा से टेबल बना हुआ है कि आपको 1 सेकेंड में याद हो जाएगा। 1 सेकेंड नहीं, कहने का मतलब हो गया कि 1 सेकेंड में, मतलब ज्यादा आपको कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, तीनों एक साथ याद हो जाएगा। लेकिन ऐसे बुक वगैरह में देखते होंगे तो अलग अलग के लिए अलग अलग पढ़िए, फिर उसको तीनों को याद कीजिए, एक बार में तीनों रिलेट कर। अगर तीनों अलग अलग याद किए तो याद भी हो गया, फिर बाद में मिक्स हो जाएगा, इसका वाला उसमें, उसका वाला उसमें। लेकिन इस तरह से याद कीजिएगा तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, नागपुर, बम्बई, लखनऊ 1943 से 63, 61 से 81, 81 तो 2001, 16 किलोमीटर, 32 किलोमीटर, 82 किलोमीटर। इस तरह से आप याद करके चलेंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं डिफरेंट रोड पैटर्न यूज इन रोड। कौन कौन सा पैटर्न यूज किया गया था रोड बनाते टाइम। ठीक है, तो पहला आता है रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न। दूसरा, जैसे आप खेत उत में जब देखिए कि जनरल एग्जांपल देते हैं, क्योंकि हम लोग भारत में भी बिहार राज्य से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप लोग को खेती ज्यादा देखने को मिलता होगा, यही चलते उसका एग्जांपल सुटेबल रहेगा। आप जब खेत में कोई चीज बोते हैं, बीज वगैरह, तो आप उसमें पैटर्न बना के, गेहूं तो पूरा ऐसे ही छींट देते हैं, लेकिन जब आलू बोना होता है तो आप इस तरह से पैटर्न बनाते हैं ना, इस तरह से पैटर्न बनाते हैं। प्याज रोपना है तो आपको इस तरह से पैटर्न बनाते हैं। हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन जब पढ़ा रहे थे तो वहां भी ओवरव्यू इस तरह दिए थे। ठीक है, तो उसी तरह से रोड का पैटर्न होता है कि रोड का पैटर्न किस तरह पैटर्न पे हम ले जाएंगे। तो उसमें रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न, स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न या रेडियल एंड ब्लॉक पैटर्न बोला जाता है, स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न और हेक्सागोनल पैटर्न। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले रेक्टेंगल और ब्लॉक पैटर्न क्या है। रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न चंडीगढ़ सिटी में, चंडीगढ़ में इसी पैटर्न का यूज किया गया है ना। तो इसको गूगल, एक बार आप क्या कीजिएगा ना, इसको गूगल में सर्च करके देखिएगा, वो आपको मैप में जाकर चंडीगढ़, तो देखिएगा इसी तरह से पैटर्न बना रहेगा। देख लीजिएगा एक बार, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, गूगल मैप खोलिएगा, गूगल मैप खोलते हैं ना, वहां पे डालिएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ में देखिएगा जो ऊपर से जो सैटेलाइट से दिखाएगा, तो उसमें देखिएगा आपको इस तरह के पैटर्न साफ साफ नजर आएंगे। तो दिस पैटर्न इज अडोप्टेड इन चंडीगढ़ सिटी। दिस पैटर्न इज सुटेबल फॉर फ्लैट कंट्री विदाउट एनी प्रीडोमिनेंट फीचर्स। ठीक है, अब किस तरह से पैटर्न रहता था, तो यहाँ पे चारों तरफ बिल्टअप एरिया रहेगा। ठीक है, बीच में सेंट्रल बिजनेस एरिया रहेगा और आपका ये सब क्या रहेंगे, रोड रहेंगे। ठीक है, इस तरह से ये आपके क्या है, रोड है। ये सब चारों तरफ क्या है, आपका बिल्टअप एरिया है, बीच में सेंट्रल एरिया है, सेंट्रल बिजनेस एरिया है, और ये सब क्या है, आपका मेन रोड है। ठीक है, तो यही है आपका रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न। अब आते हैं स्टार एंड ब्लॉक। फिगर बनाना कंपलसरी, अगर क्वेश्चन आ जाए कि डिफरेंट रोड पैटर्न यूज इन रोड, तो आपके पहले नाम लिखने, रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न, स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न, स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, हेक्सागोनल पैटर्न। उसमें आपको फिर से डिफाइन करना है रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले तो आपको फिगर देना, फिगर देंगे तो आपको थ्योरी पढ़ने भी नहीं जाएगा, चेक करने वाला। ठीक है, क्योंकि फिगर अगर आप सही बना देते हैं तो उससे रिलेटेड आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो पहला तो याद रखना है कि रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न कौन सा सिटी अडॉप्ट किया था, तो चंडीगढ़ सिटी। ठीक है, इसमें जो है आपका बिल्टअप एरिया चारों साइड रहता है, बीच में सेंट्रल बिजनेस एरिया है और मेन रोड। फिगर देख लिए होंगे, बना दीजिएगा। स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न या रेडियल एंड ब्लॉक पैटर्न की बात करें तो व्हेन रेडियल एक्सपेंशन टेक प्लेस अराउंड सेंट्रल बिजनेस एरिया। ठीक है, ये आपके इस तरह से यहाँ पे सेंट्रल बिजनेस एरिया रहेगा, ये बिल्टअप एरिया, यहाँ क्या रहेगा, बिल्टअप एरिया रहेगा। ये सब क्या है, बिल्टअप एरिया है। ठीक है, ये सब बिल्टअप एरिया है।
और ये आपके क्या है, इस तरह से सब रोड है, ठीक है, ये सब क्या है, रोड है, ये सब आपका रोड है, ठीक है, ये रोड है। तो इस तरह से आपका क्या है, स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न की बात करें, दिस पैटर्न इज अडॉप्टेड इन कनॉट प्लेस दिल्ली। अगर स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न को देखना है तो आप दिल्ली कनॉट प्लेस को सर्च करेंगे तो उसमें ये दिखाया जाएगा ये पैटर्न। नाउ ए डे दिस पैटर्न इज यूज्ड इन डेवलपमेंट इन सिटी। ये आपका बिल्टअप एरिया हो गया, ये सब आपका बिल्टअप एरिया है, ठीक है। ये रेडियल में आपका क्या है, रोड है, ठीक है। बीच में आपका सेंट्रल बिजनेस एरिया है, यहाँ पे ये सब क्या है आपका रिंग रोड हो गया, ये रेडियल रोड हो गया, ये रेडियल रोड है। ये सब क्या है आपका, जो ये चारों तरफ इस तरह से है, इसको हम लोग बोलेंगे रिंग रोड, ठीक है। ये चारों तरफ आपका जो इस तरह से है, ये क्या है आपका रिंग रोड है। ये वाला आपका क्या है, रेडियल रोड है, ठीक है। ये चारों तरफ है जो आपका क्या है, रेडियल रोड है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न अडोप्टेड इन नागपुर। नागपुर वाला सर्च कीजिएगा तो ये वाला आपका पैटर्न दिखाया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, ये आपका इस तरह से बना रहेगा, इस तरह से बना रहेगा, ठीक है। देखिएगा उसमें एक बार देख लीजिएगा, ये आपका रेडियल रोड हो गया, ठीक है। अब बीच में क्या है आपका सेंट्रल बिजनेस एरिया। तो इस पैटर्न पे सिटी में रोड बना है। ये नहीं कि आप देखते होंगे, आपको कैसे नहीं पता चल रहा है, क्योंकि आप छोटा सा व्यू देख पाते हैं। अगर आप टॉप व्यू देखिए ना तो आपको पता चलेगा किसी ना किसी पैटर्न पे व्यवस्थित है सभी के सभी चीजें, ठीक है। हेक्सागोनल पैटर्न इस टाइप का रहता है, ठीक है। इट हैज बीन अडॉप्टेड इन इंडिया फॉर अ स्मॉल प्रोजेक्ट। स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए हेक्सागोनल पैटर्न का यूज किया जाता है। क्लियर। तो देख लीजिए एक बार हाईवे अलाइनमेंट थोड़ा सा और देख लेते, बाकी नेक्स्ट टॉपिक में लाएंगे। अभी उतना इंपॉर्टेंट ये सब नहीं था, ठीक है। इंपॉर्टेंट आ रहा है, इसके जस्ट बाद आएगा। आज के लेक्चर थर्ड लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। हाईवे अलाइनमेंट क्या है, अब आते हैं हाईवे अलाइनमेंट के बारे में समझते हैं। अलाइनमेंट सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। पहले हाईवे अलाइनमेंट की बात करते हैं। हाईवे अलाइनमेंट है क्या, अलाइनमेंट मतलब सबसे पहले समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपको रोड ले जाना है। इस बात को हम बहुत बार जिक्र किए हैं कि अलाइनमेंट क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको रोड ले जाना है, ठीक है। तो रोड ले जाना है तो ऐसा ही नहीं कि रोड बनाना स्टार्ट हो जाता है। जिसे हमको रोड बनाना है तो हम यहाँ से रोड चौड़ा रोड ले जाना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सबसे पहले हमको अलाइनमेंट कंस्ट्रक्ट करना होता है। अलाइनमेंट के बारे में देखिए बता रहे हैं। पहले मान लीजिए कि आपको कुछ ऐसा स्पेसिफिकेशन दिया होगा कि पटना से दिल्ली तक हमको क्या बनाना है, रोड बनाना है। ये आपका दिल्ली हो गया, ये आपका पटना हो गया, ठीक है। यहां से यहां तक रोड बनाना है। अब इसमें हम सबसे पहले इसको जहां जहां से रोड ले जाना है, जहां जहां से पॉइंट ले जाना है, उसके अलाउंग हम सबसे पहले अलाइनमेंट बनाते हैं, ठीक है। इस अलाइनमेंट अब यहां से हम क्या करेंगे, रोड को बनाना स्टार्ट करते हैं इस तरह से, है ना। ये सेंटर लाइन, एक तरह से समझिए सेंटर लाइन। अलाइनमेंट मींस समझने के लिए बता रहे हैं कि अलाइनमेंट का मतलब क्या हो गया, सेंट्रल लाइन, ठीक है। अलाइनमेंट का मतलब हो गया सेंट्रल लाइन। अब यहां से ऐसे रोड बनाते हैं, ठीक है। यही आपका अलाइनमेंट, ठीक है। तो अलाइनमेंट मीन लेइंग आउट द सेंटर लाइन ऑफ द रोड ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे आपको सेंटर लाइन ड्रॉ करना, उसी को हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अलाइनमेंट करते हैं। द हाईवे अलाइनमेंट शुड बी सेफ, शॉर्ट, इजी एंड इकोनॉमिक। जो आप ड्रॉ कर रहे हैं अलाइनमेंट, वो कैसा कैसा होना चाहिए। जैसे कि अभी एग्जांपल देके बता रहे हैं आपको। मान लीजिए कि ये आपका दिल्ली था, ठीक है, दिल्ली था, और यहाँ पे क्या था आपका, पटना था। आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। बीच में अगर कोई नदी मिल जाता है तो आप क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करके नदी के सामने सामने इस तरह से आके घूम के ऐसे ऐसे करके यहाँ आना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या हो गया आपका, इसमें ज्यादा खर्च आएगा, मेहनत भी ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, हाँ भी अच्छा उसका भी आगे चर्चा कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए बीच में कोई अथी आ गया रिलीजियस, जैसे कोई मंदिर था, तो मंदिर था, तब हम क्या कर सकते हैं कि मंदिर को तोड़ नहीं सकते या वहां के स्थानीय लोग तोड़ने नहीं देंगे, तब हम अलाइनमेंट को चेंज कर लेंगे, ठीक है। तब हम अलाइनमेंट को चेंज कर लेंगे। अब मान लीजिए बीच में नदी आ गया था, तो नदी आ गया तो ये नहीं कि हम नदी के सामने सामने जाते रहेंगे, जहां नदी बंद होगा वहां से फिर रोड करेंगे, नहीं। बीच में क्या बना देंगे, ब्रिज बना देंगे, ब्रिज से कनेक्ट कर देंगे, है ना। बीच में क्या बना देंगे, ब्रिज बना देंगे, ब्रिज से कनेक्ट कर लिए। या कोई बीच में सिटी बसा हुआ है, बीच में कोई सिटी मिल गया बसा हुआ, तब अगर आप पॉसिबल है तो उस सिटी से पार करवाइए, नहीं तो सिटी के बाहर से ले जाइए, ठीक है।
तो यही जो बोल रहा है कि अलाइनमेंट जो होना चाहिए सेफ भी होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि नेसलेट एरिया है उधर से गुजार दिए अलाइनमेंट, समझते हैं ना, नेसलेट एरिया, ठीक है। जहानाबाद इस टाइप का पहले था, अब पता नहीं अब क्या है नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कोई खतरनाक जंगल से पार हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें उससे ना करके, मान लीजिए यहाँ कोई ऐसा जंगल है, घना जंगल है, वहां से ना करके उसके बगल से हम अलाइनमेंट लेकर चल जाएंगे, ठीक है। तो आपको जो अलाइनमेंट बनाना है उस टाइम आपको ये सब कंडीशन को क्या करना है, ध्यान में रखना है। कौन कौन सा, सेफ होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, इजी भी होना चाहिए, शॉर्ट भी होना चाहिए, यानी कि चारों तरफ से घुमा फिरा कर हम अलाइनमेंट को ले जा रहे हैं, क्लियर। और इकोनॉमिक भी होना चाहिए, सस्ता भी पड़ना चाहिए, ठीक है। अगला आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ऑल द एवं मेंशन कंडीशन शुड बी केप्ट इन माइंड बिफोर द फाइनलाइजिंग द हाईवे अलाइनमेंट। आप जब फाइनल अलाइनमेंट बना रहे हैं तो ये सब चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि सेफ होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, इजी होना चाहिए एंड इकोनॉमिक होना चाहिए। फैक्टर अफेक्टिंग हाईवे अलाइनमेंट, कौन सा फैक्टर अफेक्टिंग है हाईवे अलाइनमेंट के लिए, ऑब्लिगेटरी पॉइंट, ट्रैफिक वॉल्यूम, इकोनॉमी, जियोमेट्रिक डिजाइन। तो ये तीनों का आपको मालूम होगा। ऑब्लिगेटरी पॉइंट के बारे में समझा देते हैं। ऑब्लिगेटरी पॉइंट क्या है, ट्रैफिक वॉल्यूम, तो ये तो समझ ही रहे हैं कि जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उसी हिसाब से करेंगे। इकोनॉमिक, ज्योमेट्रिक डिजाइन अगला लेक्चर से ही स्टार्ट हो जाएगा। ऑब्लिगेटरी पॉइंट क्या है, दीज आर टू विच गवर्न द हाईवे अलाइनमेंट, देयर आर पॉइंट फ्रॉम वेयर हाईवे हैज टू बी पास्ड और द पॉइंट फ्रॉम वेयर हाईवे हैज नॉट बी पास्ड। वो पॉइंट को आपको सिलेक्ट करना है, उस पॉइंट को सिलेक्ट करना है जहां से हाईवे अलाइनमेंट आपको पास हो सकता है और नहीं पास हो सकता है, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि रिलीजियस पैलेस आ गया। रिलीजियस पैलेस वाला भी जस्ट बता रहे थे कि बीच में कोई मंदिर या मस्जिद कुछ भी आ जाए, ठीक है। अगर वहां से जैसे हम रोड लेके जा रहे थे, ठीक है, अब बीच में क्या आ गया, मस्जिद या मंदिर आ गया, तो उसको क्या करना है, यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना रूट को चेंज कर लेंगे, है ना, उस रूट को चेंज कर लेंगे। या कोई हाई एरिया ऑफ हाई वैल्यूज या जिसका कंपनसेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तब उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, अलाइनमेंट को चेंज कर लेते हैं, क्लियर। अब आते हैं इंजीनियरिंग सर्वे ऑफ हाईवे अलाइनमेंट, क्लियर। ये सब वही सब लिखा हुआ है। ये एरिया ऑफ हाई वैल्यूज मीन दोज एरिया फॉर विच हैवी कंपनसेशन हैज टू बी पे, जिसका मान लीजिए कोई ऐसा एरिया आ गया है जिसका कंपनसेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। द अनसुटेबल एरिया, जैसे माउंटेन वगैरह आ गया, पहाड़ वहाड़ आ गया, तो पहाड़ को तो बीच से काट के ले नहीं जा सकते, सब दशरथ मांझी बन नहीं सकता है, ठीक है। तो उस टाइम क्या करना है कि आपको क्या कर लेना है, रूट को ही, अपना अलाइनमेंट के रूट को ही क्या कर लेना है, चेंज कर लेना है, ठीक है। अब इंजीनियरिंग सर्वे फॉर हाईवे अलाइनमेंट, जब हम अलाइनमेंट बनाएंगे तो उसमें कुछ सर्वे करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे जब अलाइनमेंट हम बना रहे हैं तो उसका सर्वे करना जरूरी है। ये नहीं कि हम खाली आपको 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, आप बीच में मंदिर उंदिर देख लिया और बस बना लिए, नहीं, उसका कुछ सर्वे भी करना पड़ेगा। पहला सर्वे में आता है मैप स्टडी, दूसरा में रिकोनेंस सर्वे, प्रिलिमिनरी सर्वे, डिटेल सर्वे। अब आते हैं मैप स्टडी क्या है, ठीक है, मैप सर्वे क्या है, पहले उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो जो मैप स्टडी होता है, जिस एरिया में आप रोड कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं उस एरिया की आपको टोपोग्राफिकल मैप कलेक्ट करना होगा। और आपको मैप कहां से मिलेगा, टोपोग्राफिकल मैप आपको सर्वे ऑफ इंडिया से मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले आपको मैप लाना है और फिर उसका क्या करना है, पॉसिबल रूट देखना है। पॉसिबल रूट का मतलब जैसे अभी जस्ट बता रहे थे, ये आपका क्या है, पटना हो गया, ठीक है, ये आपका दिल्ली हो गया। अब इसमें देखना है कि कौन कौन सा रूट पॉसिबल है। एक तो यहां से ये जा सकता है, मुगल सराय होते हुए जा सकता है, एक दूसरा और कोई रूट ले लेंगे जो भी जा सकता है, फिर एक और रूट देख लेते हैं कि इस रूट से भी हम जा सकते दिल्ली, ठीक है। आपको नजदीक का एग्जांपल देते हैं, दूर वाला में ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। बख्तियारपुर से जैसे मान लेते बीकेपी से आपको पटना जंक्शन जाना है, ठीक है, पीएनबी जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक तो ये रूट हो गया आपका जो सीधे जाता है फतुआ होते हुए, एक और रूट ले लेते हैं जो चंडी द्वारा और इधर से क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं, नाम ध्यान में नहीं आ रहा, चंडी से होते हुए एक रूट जाता है, ठीक है। और कोई भी रूट सिलेक्ट कर लेते हैं, इस तरह से 2-3 रूट सिलेक्ट कर लेते हैं। ये कौन सा स्टडी में होगा, मैप स्टडी में होगा। मैप लाएंगे, टोपोग्राफिकल मैप लाएंगे, उस पे हम देख के कहाँ पॉन्ड है, कहाँ रिवर है, ठीक है, इस तरह से देखकर पॉसिबल रूट बनाएंगे, पॉसिबल अलाइनमेंट बनाएंगे।
ठीक है। अब इसमें जो सूटेबल होगा उसको हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, बाकी को कैंसिल कर देंगे। जो अच्छा लगेगा, दो चार इंजीनियर आएंगे, इस पे डिटेल चर्चा चलेंगे, उसके बाद जो आपको सुटेबल होगा उसको अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैप स्टडी हो गया। अब रिकोनेंस सर्वे क्या हो गया, इस सर्वे में जो आप एरिया सेलेक्ट किए थे, जो आप रूट सेलेक्ट किए थे, उस एरिया पर सर्वेयर जाएगा, ठीक है। पहले तो मैप में सेलेक्ट कर लिए, पहले तो आप मैप में ही बैठकर देख लिए, अब आपको जाकर वहां देखना पड़ेगा, ठीक है। आप तो अभी आप मैप में ही सिलेक्ट किए थे कि यहां से यहां आप लेके जाइएगा, यहां से यहां जाना है। अब सब सर्वेयर को भेजिएगा साइट पर, ठीक है। वो जाएगा, एरिया को क्या करेगा, देखेगा, उस एरिया में वो सर्वे करेगा, और जो उसको लगेगा कि नहीं ये वाला सेफ नहीं है, इकोनॉमिक नहीं है, या उसका इजी नहीं है, तो उस सब रूट को क्या करेगा, कैंसिल करेगा, ठीक है। बाकी मान लीजिए 3 गो अभी भी है, ठीक है, 3 गो अभी भी रखा हुआ है। तो ये फिजिकल, विजुअल एंड अवेलेबिलिटी स्टडी इज डन। इसमें क्या करना है, खुद जाकर उस जो आप मैप में देखे थे ना कि इस रास्ता से जा सकता है, उसको अब खुद से जाके देखना पड़ेगा, ठीक है। अब आते तीसरा, फॉर रिकॉग्नाइज ऑफ लार्ज एरिया सम टाइम एरियल टोपोग्राफिकल आर आल्सो यूज्ड हैविंग, इतना का स्केल लेंगे, पढ़े होंगे ईजीटी में। सर्वे ऑफ इंडिया टोपोग्राफिक सीट जनरली हैव 1:50,000 स्केल, ठीक है। अब आते प्रीलिमिनरी सर्वे। प्रीलिमिनरी सर्वे में क्या हो जाएगा आपका कि जो आप रूट कैंसिल करने के बाद जो आपको शॉर्ट नहीं लगा था, इजी नहीं लगा था, इकोनॉमिक नहीं लगा था, तो अब जो बचा था वो जो आपका रूट है, जो लगेगा कि हम इस रूट में इजी पड़ेगा, इकोनॉमिक पड़ेगा, ठीक है, सेफ होगा, उस रूट को यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करेंगे और उसे थियोडोलाइट के मदद से उस रूट का स्टडी करके उस रूट को आपको क्या कर लेना, सिलेक्ट कर लेना है। दिस इज कैरिड आउट टू कलेक्ट ऑल द फिजिकल इंफॉर्मेशन, जैसे आपको सॉइल सर्वे कर लेना है, ट्रैफिक सर्वे कर लेना है, ड्रेनेज स्टडी कर लेना है, ठीक है। तो ये सब किस में आ जाएगा, प्रीलिमिनरी सर्वे में आ जाएगा। सॉइल सर्वे इज डन अप्रोक्स अप टू 1 to 3 डेप्थ। अब आते हैं नेक्स्ट आपका आ जाता है, और फिर क्या करेंगे, द फाइनल सेंटर लाइन अलाइनमेंट इज फिक्स्ड आफ्टर दिस सर्वे। इस सर्वे के बाद हम क्या करेंगे, एक फाइनल अलाइनमेंट को क्या कर लेंगे, फिक्स्ड कर लेंगे। अब डिटेल सर्वे आ जाता है। डिटेल सर्वे में जनरली क्या होता है ना कि जो आप ऑफिस में पेपर वर्क करते हैं उसी को आपको ग्राउंड पे उतारना होता है, उसी को ग्राउंड पे, फील्ड पे इंप्लीमेंट करना होता है, ठीक है। तो इन दिस स्टेज द फाइनलाइज्ड अलाइनमेंट इज बीइंग ट्रांसफर्ड ऑन द ग्राउंड। जो आप पेपर वर्क किए थे कि हमको ये वाला अलाइनमेंट आपको क्या कर लेना है, सुटेबल है, यही अलाइनमेंट हमको ले जाना है, तो डिटेल सर्वे में क्या होता है, उसी अलाइनमेंट को अब क्या किस में बनाना है, फील्ड पे बनाना है। जैसे एग्जांपल देते हैं, आप कोई चीज डिजाइन करते हैं तो पहले कॉपी में करते हैं, ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं, साइट पे करते हैं, तो वही आपका क्या है, डिटेल सर्वे है। इन दिस स्टेज द डाटा कलेक्ट शुड बी इलाबोरेटेड एंड कंप्लीटली फॉर द प्रिपेयरिंग डिटेल, ठीक है। चलिए, तो अब आता है नेक्स्ट एस्टिमेट एंड डिटेल डिजाइन प्रोजेक्ट। तो ये सब तो बेंचमार्क और फिक्स्ड, लेवलिंग इज डन, अर्थवर्क कैलकुलेशन इज डन, सारा कुछ डन रहेगा। आपको क्या करना है, ग्राउंड पे उसको क्या करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग ज्योमेट्रिक डिजाइन, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। ये जो आपको लेक्चर नंबर 2 है, जो एक ओवरव्यू की तरह से आपको समझा दिया गया, उतना इंपॉर्टेंट अगर आएगा तो भी लिख लीजिएगा, ठीक है। यहां से आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ज्योमेट्रिक डिजाइन, यहां से आपको क्वेश्चन बहुत ही आने के चांसेस है, और कंपटीशन लेवल के आगे की फ्यूचर के लिए भी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ज्योमेट्रिक डिजाइन, ठीक है। चलिए यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग ज्योमेट्रिक डिजाइन को।